नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानून पर किसान आर पार पर अड़े किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। कानून वापस लेने की मांग करते हुए बोले, आग से ना खेले सरकार। हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। लगातार सरकार को घेरे रहा विपक्ष, कई मुद्दों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया पर बरसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। विकास कार्य न होने की बात बोले, आम आदमी की दृष्टि में ही दोष। उत्तराखंड सरकार ने हरेला पर्व को सार्वजनिक अवकाश में किया शामिल। साल 2021 में सार्वजनिक अवकाश सूची में किया गया शामिल। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टियां, नैनीताल हाईकोर्ट सख्त पार्टियों को रोकने के दिए निर्देश। जनहित याचिका पर की सुनवाई। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम ने ली राहत। शनिवार से बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरता नजर आया। सदन में विपक्षी नेता प्रीतम सिंह पवार ने लॉकडाउन के दौरान ढाबा होटल जो बंद थे उनकी बिजली और पानी के बिल माफी से संबंधित मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार ने जो लघु व्यापारियों की सालाना बढ़ोतरी होती है उसमें 6% की कमी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, जिसमें बिल में कोई फाइन नहीं लिया जाएगा, जिससे कि लघु व्यापारी बिना किसी परेशानी से बिल का भुगतान कर सकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। उन्होंने सिसोदिया के उस बयान को हास्यास्पद करार किया है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में विकास कार्य न होने की बात कही है। भगत ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की दृष्टि में दोष है, इसलिए उसे राज्य में विकास नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाया करती। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के झूठ की राजनीति काम नहीं करेगी और उनके फरेब में कोई नहीं आने वाला। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कांग्रेसी विधायकों ने उत्तराखंड के परंपरागत अनाज और फलों को हाथों में लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सरकार से पहाड़ी उत्पादनों को बढ़ावा देने की मांग की। उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाद में प्रदेश में कोई भी नेता पहाड़ पारंपरिक अनाज और फलों को लेकर संवेदनशील नहीं है। पहाड़ के किसान पलायन की कगार पर आ चुके हैं और न ही उनके पारंपरिक अनाज को कई बेहतर मूल्य दे रहा है, साथ ही न ही पहाड़ फलों को सरकार उचित बाजार में दे रही है। निश्चित ही देखिए, जब पर्वतीय राज्य की मांग उठी वो इसी बात को लेकर उठी कि जो हमारी टोपोग्राफी है, जो हमारा पहाड़ी किसान है, हमारे जो खेलने वाले नौजवान हैं, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, उनको मौका नहीं मिलता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज भी कमोबेश इतने वर्ष गुजर जाने के बाद पर्वतीय किसानों की वही हालत है। हमारा माल्टा आपने देखा होगा अक्सर खेतों में ही सड़ जाता है, हमारा नींबू खेतों में ही सड़ जा रहा है। जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, उनके लिए कोई मंडी नहीं है, ना ही उनका कोई समर्थन मूल्य सरकार घोषित कर रही है। जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनके सपनों को लेकर जो ख्वाब देखे गए थे वो सारे आज ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। खबर देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का आज तीसरा दिन रहा, तो वहीं विपक्ष ने भी तमाम मुद्दे उठाकर सरकार को घेराव किया। इस दौरान शुगर मिल के भुगतान पर भी विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि जब शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से कल सत्र में शुगर मिल के भुगतान की बात रखी तो सरकार बात घुमाती हुई नजर आई। साथ ही सरकार ने यह बात कहकर टाल दी कि शुगर मिल को भुगतान पहले ही दिया गया है और किसानों के भुगतान के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को चेक दे दिया गया है। विधायक लोग हैं, अपने आप ही बता दें, मैं प्रवक्ता के तौर पे नहीं। यहाँ पर मैंने एक तो मोतीलाल वोरा जी का देहांत हुआ, हमारे अविभाजित उत्तर प्रदेश के वो गवर्नर थे। तो मैंने सरकार से कहा कि आप उनको कांग्रेस का नेता ना मानिए, मत भूलिए। तो नियम 112 के अंतर्गत सूचना के तहत मैंने उनको संवेदना प्रकट करने का निवेदन किया। सर माननीय अध्यक्ष जी ने वो मानी और उनको अंत में 2 मिनट का मौन सरकार सदन में रखा जाएगा। फिर मेरा अपना विषय था, कल मैंने गन्ने पर विषय रखा जिसमें मैंने कहा था कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ।
जिसमें सरकार की तरफ से मदन कौशिक जी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि 19-20 पैरा 70 का 100% भुगतान हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के बीच में जुबानी जंग जारी है, जहां सिसोदिया द्वारा दी गई चुनौती को मदन कौशिक ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार के प्रदेश में विकास से जुड़े 5 कार्यों की गिनती कराने के लिए चुनौती दी थी, जिसको लेकर सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे की तारीख जनवरी में तय कर ली, जिस पर मदन कौशिक का कहना है कि वह वार्ता जरूर करेंगे, लेकिन इसकी वार्ता उत्तराखंड में नहीं दिल्ली में होगी। मदन कौशिक के कटाक्ष करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ बड़े मंच पर उत्तराखंड की नीतियों पर बात करी जाएगी। और सच्चाई आसानी से ट्रेवल करती है। ये जो पूरी बहस दिल्ली में करेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड मॉडल दिल्ली में लेके जाएंगे। हम दिल्ली में कोई तारीख फिक्स करेंगे, हम बताएंगे। सर उनके यहाँ पे आने के नहीं, यहाँ आए वो अपना काम करें, लेकिन हम उनको दिल्ली में जो पूरी दुनिया देश देखेगा कि उत्तराखंड मॉडल क्या है, हमारे कितनी घोषणाएं और योजनाएं हमारी जो है, जो हमने योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि वहाँ जो दिल्ली मॉडल है उसके आधार पर हम अपना मॉडल रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारा मॉडल तो दिल्ली में जाएंगे। आपने दिल्ली में चैलेंज करेंगे, आप दिल्ली में आइए हमारे से। भाई साहब दिल्ली में उन्होंने चैलेंज किया, हमने चैलेंज कहाँ किया? हमने तो उनके चैलेंज को स्वीकार किया है। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि 25 यानी क्रिसमस डे के दिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों और पार्टी आयोजित नहीं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी गाइडलाइंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा और शासन द्वारा कोविड के दृष्टिगत दी जा रही है, उसका अनुपालन पूर्ण रूप से करवाया जा रहा है। अभी भी जो 25 दिसंबर और 31 और 1 के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उसके क्रम में ही पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं उन आदेशों का उल्लंघन होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की जो धाराएं हैं और आईपीसी की जो धाराएं हैं, उनके तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनियुक्त मोर्चा पदाधिकारियों के लिए एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल ने की। नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के अनुभव और ऊर्जा का लाभ संगठन को मिलेगा और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दोबारा सत्ता में आएगी। धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे महामंत्री का दायित्व दिया है और अपने
माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनके 2022 में अभी पुनः उन्हें उनके हाथ मजबूत करूँगी और उन्हें दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी बनाना है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलेंगे और जो भी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष बने हैं और कुछ जिले में महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो बने हैं जिले में जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके सम्मान में एक ये आज आयोजन था और इसी क्रम में हमें इनसे विश्वास है, उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता, सभी नवी पदाधिकारी भाजपा की नीति रीति को जन जन तक पहुँचाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और मिशन 2022 को दोबारा से सशक्त बनाएंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी बहुमत से दोबारा विजयी बनाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है। राज्य सरकार की तरफ से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक शपथ पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार अगली सुनवाई से पहले एक नई एसओपी जारी करेगी। वहीं नैनीताल, मंसूरी व देहरादून में क्रिसमस व 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए इंतजामात करने की बात भी कही है। इसके जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि देहरादून व मसूरी में जिला अधिकारी द्वारा सभी होटल, सार्वजनिक स्थानों, ढाबों में पार्टियों को पूर्णतः बैन करने की बात कही गई है। जो भी ऐसे आयोजन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज कोविड-19 मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि हरिद्वार में जितने भी फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है वो धीमी गति से हो रहा है और जिसकी पुष्टि डीएमसी हरिद्वार ने भी करी है और कहा है कि फ्लाईओवर्स का निर्माण कुंभ मेले के दौरान ही हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसके लिए गति में तेज़ी लानी पड़ेगी और उन्होंने इसके लिए सस्टेनेबिलिटी टेस्ट असेसमेंट का भी सुझाव दिया है कोर्ट को और कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि डीएमसी हरिद्वार का जो भी सुझाव है उसको अमल में लाएं और उसके बारे में एक एफिडेविट फाइल करें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को लेकर मैंगलोर क्षेत्र के उदल लेहड़ी गांव में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किसान दिवस में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अवलोकन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम ने मोदी सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। जान हथेली में लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में, कोरोना के संक्रमण के समय में दिल्ली के दरवाजे खटखटा रहा, कह रहा सुनो मेरी। मोदी जी कह रहे हैं मैंने ये कानून तेरे लिए बनाए। वो कह रहा है भैया मुझे माफ़ कर दो, ये कानून हटा लो, मेरे गले से ये फांस हटा लो, मुझे ये कानून नहीं चाहिए। और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आपको ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। इसको मान सम्मान का, मूंचों का सवाल मत बनाइए। ये किसान अन्नदाता का सम्मान करिए। और एक बात सबको, हमको राजनेताओं को समझनी चाहिए, भगवान नाराज तो सब नाराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क में कुमाऊं गांव में मुनि चिदानंद और पुरुषोत्तम दास शर्मा द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट की 135 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करके उसमें एक फार्म हाउस बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पुरानी जांच कमेटी को भंग कर दिया है। राज्य सरकार से एक नई जिला स्तरीय कमेटी गठित करने को भी कहा है। कोर्ट ने कमेटी को यह निर्देश दिए हैं कि वह अपने अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच कर रिपोर्ट 29 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आज याचिका संख्या 82/2020 विवेक शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद एंड अदर्स, कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री रवि कुमार मलिमत एवं न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी की खंडपीठ में लगी थी, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेशित किया गया है कि वो कुमाऊं गांव में, जहां अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के बारे में मैंने आरोप लगाए हैं कुछ लोगों पे, वहां नई डिविजनल फॉरेस्ट कमेटी बना करके 48 के 48 परिवारों से पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनके पास एक वनवासी के रूप में या एक पारंपरिक वन में निवास करने वाली व्यक्ति के रूप में कोई अधिकार है अथवा नहीं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार ने कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड को लेकर विपक्ष ने सदन पर सवाल उठाया, जिसको लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि जून 2020 में उत्तराखंड सरकार को जो सूचित किया गया था कि कंपनी राज्य में अवैध गतिविधियां चला रही है, उनका कहना है कि कंपनी 2017 से 2020 तक लगभग 180 करोड़ से अधिक अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके इकट्ठा किए हैं। इस दौरान विपक्ष ने आरबीआई द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र का भी जिक्र किया। तो वहीं दूसरी ओर जवाब में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि आरबीआई से पत्राचार का सूचना मांगी गई तो उन्होंने द्वारा ऐसी कोई भी लेटर देने से इनकार किया गया है। स्थगन प्रस्ताव जो है सदन के अंदर लाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी ने उसे नियम 58 में परिवर्तित करते हुए सुनने का काम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने का काम किया, उसमें एक नारा इस प्रदेश के अंदर दिया कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और इसके साथ ही साथ जो है 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का काम किया। लेकिन आज स्थिति एकदम उलट है। आज सरकार पर विपक्ष आरोप जो लगाता है तो लगाता ही लगाता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग भी सरकार पर जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कमजोर रहा। विपक्ष ने एक सूचना दी, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 की एक निश्चित तारीख को कोई जांच कराई। हमने रिजर्व बैंक से सूचना तत्काल मंगाई। रिजर्व बैंक ने कहा कि हमने कोई इस तरह का आदेश पारित नहीं किया है, ना कोई सूचना मांगी है। एसटीएफ की सूचना जो थी वो हमने लगातार उनको दी है कि 298 एनजीओ जो काम कर रहे हैं इस तरह राज्य के अंदर या इस तरह के जो संस्थान है जो सोशल बेनिफिट के तौर पर काम करते हैं, उनकी पूरी जांच करके उन्होंने कहा 98 के जो कागज है वो सही पाए गए, जो संस्थाओं से जांच कराई गई, यही मांगी गई थी सूचना। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नए साल के जश्न में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, लेकिन रानीखेत में इस बार जश्न मनाने को पर्यटक नजर नहीं आ रहे। यहाँ होटलों में 20 दिसंबर तक 30% बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक 10% बुकिंग भी नहीं हुई, जिसके कारण होटल व्यवसायी काफ़ी मायूस है। इस साल कोरोना के कारण पर्यटन सीजन पहले से ही चौपट चल रहा है। फर्स्ट के लिए हमारे वहाँ तो कैंप फायर का इंतजाम रहता है। कस्टमर्स आते हैं, कैंप फायर करते हैं, उनके लिए स्पेशल डिशेज बना लेते हैं। बाकी जो ऑर्डर वो देते हैं उस हिसाब से मेन्यू के हिसाब से तैयार हो जाता है। और इस वक्त जो है 28 को जो आर्मी की भर्ती है उस वजह से थोड़ा सा बुकिंग कम है। आर्मी वाले बुकिंग जरूर करवाई है, अदरवाइज 31 की बुकिंग जो है 10% की बुकिंग हुई है।
31 को लेके जो पिछले साल तक उत्साह था लोगों में, इस बार उत्साह थोड़ा कम है क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा काफ़ी असर पड़ा है पर्यटन पे भी, और जो पर्यटक आते थे उन पे भी इसका प्रभाव पड़ा है और साथ में थोड़ा सा रानीखेत में इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि नैनीताल में तो फिर भी सुनाई दे रहा है और कौसानी में भी जो है पर्यटक आ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के कुड़कुड़वाला में भाजपा नेताओं व उत्तराखंड हज कमेटी के सदस्य इस्लाम अहमद के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सलीम अहमद के भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर उनका स्वागत भी किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और पार्टी का विस्तार करना है। आज हमने अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री जनाब हाजी सलीम अहमद का यहाँ स्वागत किया है। अपने समाज के बीच में इनको बुलाया है, इनसे जो है भाजपा की रणनीति के बारे में जाना और भाजपा को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा, इन सब चीज़ों के साथ जो है हम लोगों ने एक मीटिंग की है और आने वाले 2022 के इलेक्शन को लेकर ये तैयारी की है कि हम यहाँ से जो भी हमारी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा का पूरा उस आदमी के साथ तन मन धन से काम करेगा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला, जिस पर कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा का कहना है कि नियम 310 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया, जिसको सरकार ने टाल मटोल करने की पूरी कोशिश की। करण मेहरा का कहना है कि राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। जिसको सरकार ने बहानेबाजी करके टालने की कोशिश की, और इस बात से समझा जा सकता है कि विपक्ष की क्या स्थिति है। आज सत्ता पक्ष के विधायक पूरन फटियाल जी 3 दिन से लगातार प्रश्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार दबाव में है और सरकार उनका प्रश्न नहीं लगने दे रही। रघुनाथ सिंह चौहान जी की पीड़ा आप लोगों ने कल देखी। तो जो विपक्ष प्रश्न लगा रहा है वो सरकार को घेरने की कोशिश ही नहीं है, वो राज्य में जो चल रहे भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना और उससे सरकार को अंकुश लगाने के लिए हम लोग प्रश्न लगाते हैं। रुद्रप्रयाग में जल्द ही जवाड़ी बाईपास से बेलनी होते हुए बद्रीनाथ हाईवे तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जवाड़ी बाईपास ने बेलनी तक 700 मीटर लंबी सुरंग और फिर बेलनी से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण अलकनंदा नदी पर किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रुद्रप्रयाग ने सुरंग और पुल निर्माण के लिए 245 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भारत सरकार को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। दरअसल अब बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को बाईपास के जरिए आपस में जोड़ने की कार्ययोजना का कार्य चल रहा है। इसमें 700 मीटर की टनल और 200 मीटर का ब्रिज बनना है और बीआरओ द्वारा यह पहले कार्य किया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा लोनीवी से किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में इसके डीपीआर भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। स्वीकृति के उपरांत कार्य किया जाएगा। कहाँ कौन से जोड़ेगा, कहाँ से जोड़ा है? ये जवाड़ी बाईपास जहाँ केदारनाथ रोड से मिलती है वहाँ से स्टार्ट होगा और डीएम ऑफिस को जाने वाली रोड पर बेलनी से 700 मीटर आगे जाके मिलेगा और वहाँ पर एक 200 मीटर के ब्रिज के उपरांत NH-58 पर मिल जाएगा। और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहाँ पर राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आज सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 27,90 प्रदेश के एक्टिव। राज्य में कोरोना के संक्रमितों का रेट पहुंचा 90.84%। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, यहाँ पर देहरादून राज्य में आज 564 नए कोरोना संक्रमित। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन इसकी समीक्षा और आप जनपद स्तर पर भी इस बात की समीक्षा भी होनी चाहिए कि उनके पास निवासी प्रवासी संगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के कितने कितने कामगार, कितने श्रमिक हैं, कैसे उनको जो आगे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनको रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। इसको एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहूंगा कि लोन मेला, रोजगार मेला पे हमें ध्यान देना होगा हर एक जनपद के लिए। देखिए पिछले कुछ चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी, ऑनलाइन जो लोन मेले के कार्यक्रम रहे हैं बहुत सफल हुए हैं और ये जनपद स्तर पर भी हो सकता है। रोजगार के साथ जोड़ते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।